Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of chapter 26 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये क्लास 12th की बायोलॉजी का हमारे पास आई थिंक फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 1 से। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनमें से जो सी है उसको करेक्ट ऑप्शन हमें जो है बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। भाई इससे पहले हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये ना पता हो कि भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले देखो बेसिक से शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पर एटलीस्ट समझ आएंगी चीजें। तो मैं आपको सबसे पहले ये पूरा टॉपिक समझाने वाली हूं यहाँ पे कि एक्चुअली में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती क्या है, ठीक है, क्या उनके प्रिवेंशंस हैं, नहीं है, क्या कुछ है, वो सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। STI इसका मतलब होता है भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है भाई। ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी, जो इसमें एज ग्रुप है सबसे ज्यादा 15 से लेकर 24 साल के जो भी बच्चे होते हैं, जो भी इस एज के पॉपुलेशन है, उनमें STI का जो खतरा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो STI के केस है वो 15 से लेकर 24 के एज ग्रुप तक देखे जाते हैं, मतलब मोस्टली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी एज ग्रुप में होते हैं ये STI, भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन किसी भी एज में हो सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी इंडिविजुअल जो है सेक्सुअली एक्टिव होता है तो उस दौरान जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज हो सकते हैं। तो इसके मैं पहले एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं पहले बता देती हूँ कि कौन से, और ये अब आपको यहीं से याद करते चलना है, याद नहीं होंगे एकदम से कोई इश्यू नहीं है, बार बार पढ़ोगे समझ आएगा। गोनोरिया, साइफिलिस, हेपेटाइटिस बी, आपने कुछ एक आध के शायद नाम इसमें से सुने भी हों पहले, जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल हर्पीज, कैलेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, और एक है हमारे पास एड्स तो मुझे लगता है भाई सबने ही सुना होगा एड्स का नाम, तो ठीक है, एड्स डे भी होता है स्पेसिफिकली, तो ये इसका नाम तो आपने सुना होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ भाई, अगर आपको ये डिसीज याद ना हुई हो तो मैंने एक ट्रिक बनाई है इसके लिए जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, मतलब न्यूमोनिक्स इसको बोल सकते हो। और अगर आपके पास खुद का कोई न्यूमोनिक्स है, अगर आपको कोई और इजी ट्रिक इसके लिए जो है ठीक लग रही है तो आप उससे याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं बताऊं वही आपको फॉलो करनी है। जी से देखो भाई, आप लिख सकते हैं गुड, एस से गुड स्टूडेंट्स, ऑलवेज, ऑलवेज कुछ नहीं है यहाँ पे, एच से हैव, ऑलवेज हैव, जी से आप लिख सकते हो यहाँ पे ज्योमेट्री, ऑलवेज हैव ज्योमेट्री, यहाँ पे एंड लगा देंगे, एंड ये जो है GH, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी जेनाइटल वार्ड से, पर मैं यहाँ पे लिख दिया कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव ज्योमेट्री एंड हैंड ग्लव्स, ये मैंने H पहले ले दिया, हैंड ग्लव्स विद, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है विद, यहाँ पे C से हम ले सकते हैं कैमरा, विद कैमरा, ऑफ, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, ऑफ ट्रिपल A से एंगल, ऑफ ट्रिपल एंगल, जरूरी नहीं है अब आप इसमें जो है इसका सेंटेंस का बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेशन ढूंढने बैठो, कोई मतलब नहीं होता, जिस प्रकार से जो इजी लगे जैसे याद कर सको वैसे याद कर लो, ठीक है। मैंने इसका बना दिया है गुड, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज बीच में, ठीक है, हैव ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री एंड हैंड ग्लव्स विद कैमरा ऑफ ट्रिपल एंगल, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अगेन मैं कह रही हूँ कि और कोई आपको अच्छा लग रहा है, रिलायबल लग रहा है अपने लिए, तो उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, मैंने आपको डिसीज यहाँ पे बता दिया, इसकी एक ट्रिक बता दी है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी एक HIV इन्फेक्शन होता है भाई, ह्यूमन इम्यूनोवायरस इसको बोला जाता है, सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है भाई HIV, जिससे एड्स होता है, ठीक है। एड्स आपने सुना होगा, एड्स HIV इन्फेक्शन के कारण होता है,
ठीक है। एड्स किसकी वजह से होता है? एचआईवी इन्फेक्शन के कारण। तो दो डिसीज हमारे पास ऐसी होती हैं, कौन सी भाई? एक होती है हेपेटाइटिस बी, एक होती है एड्स। याद रखना, अभी मैं लिख रही हूं कौन सी बोल रही हूं मैं, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। कैसे फैल सकती हैं भाई ये, मतलब कैसे जो है ये डिसीज हो सकती है? बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मेरा क्या मतलब है भाई? किसी एक जो है पेशेंट को कोई हेपेटाइटिस बी या एड्स है, ठीक है, ये बीमारी है, तो वो क्या होगा भाई, अगर वो क्या करते हैं, ब्लड डोनेट कर देते हैं, ठीक है। आपने ये बहुत सारे डोनेशन कैंप वगैरह लगते हैं, तो इसमें ब्लड डोनेट कर देते हैं। तो ये जो है लापरवाही के कारण ये चेक नहीं करते पहले, मतलब काफी जगह पे ऐसे केस आते हैं, पहले चेक नहीं करते कि भाई ब्लड जो है कोई डिसीज फ्री है या नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो वही ब्लड जब वापस किसी दूसरे पेशेंट को जब नीड होती है, उसमें ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है, तो वो डिसीज, वो जो सेम इन्फेक्शन से वो दूसरा भी क्या हो जाता है? पीड़ित हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा हो सकता है शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो रखी हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं मोस्टली, जो जिससे मतलब किसी दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगाया हो सकता है भाई जिसको इंजेक्शन लगाया उसको जो है कोई भी एड्स या हेपेटाइटिस बी जैसी, या फिर कोई भी एसटीआई हो, ठीक है। तो उसी इंजेक्शन से, वो उस सिरिंज बेसिकली, ठीक है, उसको वो बदलते नहीं है, सेम उसी से जो है दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगा दे, तो भाई उसको भी वो जो है ट्रांसमिट हो जाती है, उसमें भी वो इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं। थर्ड हो सकता है भाई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वही भाई जो सर्जरी वगैरह होते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं सर्जन्स, तो वो जो भी इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह यूज करते हैं किसी भी जो है इन्फेक्टेड पेशेंट का, अगर उसी से किसी दूसरे पेशेंट की सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, तो उससे भी ये जो है ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन। फोर्थ हो सकता है भाई इन्फेक्टेड मदर से, ये एड्स वगैरह जो होते हैं, एड्स हेपेटाइटिस बी, ये जो इन्फेक्टेड मदर है, मदर में अगर है तो वो फीटस में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये 4 मेथड हो सकते हैं भाई किसके? एचआईवी इन्फेक्शन के, मतलब हेपेटाइटिस बी और एड्स के। जरूरी नहीं भाई यहाँ पे क्या माना जाता है एड्स के बारे में, या मतलब कोई आज कल क्या हो रहा है भाई, आजकल क्या हमेशा से चलती आ रही है चीजें कि एड्स को लेकर खुलकर बात नहीं करते। जिसको एड्स हो रखा हो, ठीक है, जिसको एड्स हो गया, वो सोचते कि बस सोसाइटी में एक मतलब कलंक की तरह इस बात को लिया जाता है कि एड्स हो गया तो अगर आपने किसी दूसरे जो है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स किया है, बेसिकली आप अगर उसके साथ इंटीमेट हुए हो, तभी वो इन्फेक्शन आपके अंदर ट्रांसमिट हुआ है। हेपेटाइटिस बी हो सकता है, एड्स हो सकता है, लेकिन ऐसा रीजन नहीं होता, सिर्फ इकलौता यही कारण नहीं है कि जब आप किसी के साथ इंटरकोर्स करते हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तभी आपको जो है एड्स या हेपेटाइटिस बी होगा। मैंने अभी आपको यहाँ पे 4 जो है रीजंस और बता दिया कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब बेसिकली डॉक्टर की केयरलेसनेस के कारण भी जो है आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ सेक्सुअली एक्टिव थे जिसको जो है ये इन्फेक्शन ऑलरेडी था, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसी कारण से भाई क्या करते हैं जिनको एड्स हो जाता है, मतलब ऐसी सोसाइटी है हमारी, वो खुलकर ना तो इसका इलाज कराते हैं, ना इसके बारे में कभी बात करते हैं, वो शर्म में या फिर ये सोच के कि भाई उनके बारे में लोग क्या कहेंगे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि एक खराब इमेज उनकी बन जाएगी सोसाइटी में, इसके चलते वो दबे रहते हैं और एट द एंड जो है काफी देर हो जाती है। और मतलब देखो एड्स जो है फेटल है, हेपेटाइटिस बी और एड्स ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसे हल्के में लेने वाली चीज, इन्फेक्शन नहीं होता। अगर मैं इसकी बात करूँ एड्स को डिटेल में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला हमारा चैप्टर आएगा अभी आगे, ठीक है, उसमें एड्स और कैंसर के बारे में, दोनों डिसीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात की गई है, तो मैं वहां पे आपको अच्छे से समझा सकती हूँ एड्स कि भाई इसमें बहुत सारी और परेशानियां होती है, डेथ हो जाती है एट द एंड, ठीक है, इतनी बीमारियां खुद से हो जाती हैं और जो इम्यून रिस्पॉन्स है हमारा बिल्कुल खराब हो जाता है। किसी भी डिसीज के प्रति कोई और इन्फेक्शन आ रहा है बॉडी में, तो वो इजीली जो है क्या करता है, उसमें अंदर ही हमारी बॉडी में बिल्कुल सर्वाइव कर सकता है, कोई उसके अगेंस्ट जो है व्हाइट ब्लड सेल्स काम नहीं करते, फिर कोई फाइट नहीं होती अंदर इम्यून सिस्टम के जो है तरफ से। तो भाई बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है कि बस इन्फेक्शन हो गया कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं बताया आराम से बैठे रहे, इसका इलाज जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। इसी वजह से जो है एड्स डे भी आपने सुना होगा, जो है एक दिन, मैं अभी डेट मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा दिन होता है, तो इसी वजह से ये जो है सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और सभी को अवेयर रहना चाहिए वही इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो मैं आगे बात करना चाहूंगी अब, देखो एक पॉइंट और, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एड्स,
इन तीनों को छोड़कर, तीनों का नाम अच्छे से याद रखोगे, पीवाईक्यू में आ सकता है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एड्स को छोड़कर जितने भी अदर एसटीआईज यानी और जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो कंप्लीटली क्योरेबल हैं, उनका इलाज हो सकता है भाई, वो बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये तीनों जो हैं अच्छे से इनका क्योर नहीं है, मतलब क्योर है भी, मतलब ये प्रॉपरली ठीक हो ही नहीं सकते भाई, ठीक है। ये ऐसे इन्फेक्शन है, अगर एक बार अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है, एक बार ऐसा कोई भी इन्फेक्शन, एड्स वगैरह, एचआईवी की वजह से कुछ भी हो गया है, तो ये प्रॉपरली क्योरेबल है ही नहीं। बाकी इन तीनों को छोड़कर जितने भी एसटीआई हैं वो प्रॉपरली क्योर हो सकते हैं, कंप्लीटली वो ठीक किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अर्ली सिम्टम्स की बात कर लेंगे। हमने देख लिया एसटीआई क्या होता है, क्यों होता है, मतलब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो देख लिया, कौन से एसटीआई में आते हैं वो देख लिया। अब ये भी पता होना चाहिए कि भाई अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एसटीआई के। अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीआई, देखो भाई, इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज। फ्लूइड डिस्चार्ज से मतलब है कि भाई वो जो भी प्राइवेट पार्ट होता है, यानी कि जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मेल या फीमेल के, वहां से फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, ठीक है, इचिंग होना वहां पे। उसके बाद आगे बात करें स्लाइट पेन, अगर थोड़ा बहुत पेन जो है वहां पे फील होता है। स्वेलिंग होना, स्वेलिंग का मतलब क्या है, स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन, स्वेलिंग का मतलब होता है भाई सूजन आना, ठीक है। जो भी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होती है हमारे जेनाइटल रीजन वगैरह में, स्लाइट पेन होना, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, इचिंग होना, अगर ये सिम्टम्स हैं तो भाई थोड़ा सा जो है अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो है कॉन्टेक्ट करना चाहिए, जाना चाहिए। अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट, और ज़रूरी नहीं है भाई अगर ये इन्फेक्शन है तो आपको ये मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े सिम्टम्स दें कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, ठीक है। ये इन्फेक्शन खुद अपने आने के बारे में ऐसे नहीं बताता। ऐसा हो सकता है कि भाई कई बार तो सिम्टम्स आ जाए, जैसे ये आ गए, और कई बार ऐसा होता है कि जो है ये कई मतलब नॉर्मली फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है भाई, ठीक है। तो स्लाइट पेन किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर ये थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो आपको ऐसा ही कुछ जो है इन्फेक्शन हो गया है, नहीं। कई बार मतलब ये नॉर्मल किसी केस में भी हो सकते हैं। स्टिल एक बार ऐसा होता है कि भाई दिखा लेना चाहिए, फिर भी ऐसे भ्रम ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सिम्टम्स मिले ही मिलेंगे। एड्स या हेपेटाइटिस या जेनेटल हर्पीज या किसी भी एसटीआई के केस में आपको मतलब कोई भी सिम्टम देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो कम भी, बिल्कुल हल्के फुल्के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो शायद नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल मतलब जो आप जिसको नकार सको, ऐसे सिम्टम्स भी दे सकता है ये, और सिम्टम्स नहीं भी हों, ठीक है। बहुत लेट स्टेज में जाके पता चले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये स्टिग्मा जो कि सोशलाइज के बारे में मैं आपको काफी अच्छे से बता चुकी हूँ। मैंने बता दिया था कि भाई क्यों ये स्टिग्मा सोशलाइज क्यों माना जाता है, क्या है क्या नहीं, ये मैं बता चुकी हूँ। फैमिली प्रेशर होता है भाई, कई कबार तो भाई फैमिली वाले ही मना कर देते हैं कि नहीं इसके बारे में तो बताना ही नहीं, बाहर तो पता ही नहीं चलना चाहिए, बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भाई जिंदगी जो है आपको खुद की प्यारी होनी चाहिए, कोई दूसरा आपको ये नहीं बताएगा, वो तो अपनी इज्जत के चक्कर में आप मरते रहो बेशक, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है चाहे कैसी भी हो, ये सोसाइटी के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके, इज्जत बेइज्जती के चक्कर में कुछ नहीं है। अपना खुद का जो है, जिसको भी किसी भी इंसान को ऐसे कोई इशू होता है तो अपनी खुद की अवेयरनेस के साथ डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ और ट्रीटमेंट चालू कराएं। नेक्स्ट बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं भाई एसटीआईज में। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसटीआई, देखो, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि भाई जब बच्चा कंसीव ना हो सके, ठीक है, बच्चे पैदा ना कर सके, बेसिकली उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ होता है भाई जब बच्चा पेट में ही मर जाए, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है अबॉर्शन, ठीक है। आपको एड्स है, डॉक्टर वगैरह मतलब आपको नहीं, सॉरी, मतलब किसी को भी कोई ऐसा केस है कि भाई जिसको ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो कई बार डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई अबॉर्शन करा लेना चाहिए, क्योंकि वो मैंने बताया था इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी चला जाता है, ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन, तो अबॉर्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है भाई जो यूट्रस में प्रेगनेंसी हो जाए, मतलब ठीक है, ट्यूब से बाहर, मतलब ऐसी कुछ प्रेगनेंसी होती है ये, जिसकी वजह से जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है बेसिकली। तो उस केस में भी बच्चा जो है अंदर ही, कई बार जो ऐसे केस आते हैं कि बच्चा डेड हो जाता है, फीटस डेड हो जाता है मतलब बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर। कैंसर तो आप समझते हो भाई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो जाना। और एक होता है पीआईडी। पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मतलब बहुत सारी ऐसी इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाती हैं पेनफुल, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है। मैं आपको 2 टर्म और यहाँ पे बताने वाली हूँ जो आगे हमारी मदद करेंगे अच्छे से चैप्टर को समझने में। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वो भी सोल्व हो पाएगा इजीली, काफी इजी है। देखो ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक बार दिमाग खोल के अगर समझ लिया जाए तो इजी लगता है। फिर याद रखने वाली चीजें तो देखो बार बार पढ़ने से याद होंगी। अगर बिफोर 20 वीक्स, 20 वीक से पहले जो है बच्चा यानी फीटस की अगर जो है वूम्ब में डेथ हो जाए तो उसको बोला जाता है कि मिस कैरेज हो गया। भाई आपने ये वर्ड सुना भी होगा कि कोई कहता है कि भाई उसका, उस लेडी का मिस कैरेज हो गया। तो वो 20 वीक से, अगर 20 हफ्ते से पहले फीटस का अगर जो है डेथ हो गई है वोम के अंदर, उसको बोलते हैं मिस कैरेज। लेकिन आफ्टर 20 वीक्स, अगर 20 वीक्स के बाद, अगर मतलब 20 हफ्तों के बाद ऐसा हुआ तो उसको बोला जाता है स्टिल बर्थ। तो ये टर्म बदल जाती हैं, उसको बोला जाता है स्टिल बर्थ, ठीक है। और अब भाई हमने बात कर लिया, कोसिस पढ़ लिए, कॉम्प्लिकेशंस पढ़ ली, सिम्टम्स देख लिए, क्या होती है डिसीज वो देख लिया। भाई कुछ प्रिवेंशन की बात कर लेंगे, ठीक है, ये भी जरूरी है कि बचाव भी, हर चीज का बचाव भी तो हो सकता है ना। वो एक जो है काफी पॉपुलर, आपने ये लाइन सुनी भी हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो पहले ही जो है सतर्कता अच्छी है इलाज से, मतलब इलाज से पहले सतर्क हो जाना ही ठीक है। इलाज का कोई वो नहीं होता कि भाई हाँ अब हो गई तो इलाज हो गया। तो काइंड ऑफ है, एक अच्छी खासी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सीरियस लेना चाहिए इस बात को। प्रिवेंशन होता है कि अवॉइड सेक्स, सेक्स अननोन, या फिर मतलब देखो जो अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता भाई किसको कौन सा इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है कॉन्डम यूज। हमेशा जो है ड्यूरिंग सेक्स और इंटीमेसी के दौरान कॉन्डम का यूज करना चाहिए, कुछ हद तक प्रिवेंशन मिलती है। गो टू डॉक्टर इन अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स अगर कोई भी लग रहे हैं तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, ठीक है, अवॉइड नहीं करना चाहिए उन चीजों को। तो ये हमारे पास इसके बारे में था। एक टेबल और है भाई एसटीआईज की, और उसके सामने उसके मतलब पैथोजेंस वहां पे लिखे हुए हैं। ये टेबल मैं यहाँ पे बना देती हूँ अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाए। नेम ऑफ एसटीआईज, और इस साइड यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ पैथोजन, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारे पास क्या होती है, गोनोरिया। दूसरा है जेनाइटल हर्पीज। नेक्स्ट है जेनाइटल वार्ड्स। नेक्स्ट है सिफिलिस। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियसिस। नेक्स्ट है क्लेमाइडियसिस, ठीक है। अब भाई मैं इसके वो लिखने वाली हूं इसके सामने पैथोजन। ये होता है भाई निसीरिया गोनोरिया के कारण, ठीक है, निसीरिया गोनोरिया के कारण ये होता है। ये एक बैक्टीरिया होता है, नहीं बैक्टीरियम है। नेक्स्ट मैं बात करूं जेनाइटल हर्पीज की, तो ये होता है हर्पीज सिंपल वायरस के कारण, सिंप्लेक्स वायरस, ऑब्वियसली एक वायरस है, यहाँ पे आ गया नाम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जेनाइटल वार्ड्स की, तो ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण, ठीक है, ये एक वायरस है। नेक्स्ट बात करें सिफिलिस की, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोलिमा पैलिडम, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरियम। नेक्स्ट मैं बात करूं ट्राइकोमोनियसिस की, तो ये होता है ट्राइकोमोनास वजाइनलिसिस,
वजाइनलिस। ठीक है, ये क्या है? प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआ है ये एक। नेक्स्ट बात करेंगे क्लेमाइडियासिस की, तो ये होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ये क्या है? बैक्टीरियम। तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी यूजफुल टेबल है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 STI और उनके पैथोजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं शायद अपने क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकती हूँ। काफी डिटेल में मैंने आपको STI समझा दिया है, बता दिया है। तो बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। अब क्या था क्वेश्चन, वहीं पे चल के बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट मैं उम्मीद करती हूँ स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे इसको जूम आउट करके। तो भाई क्वेश्चन था सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब आपको भाई पता होना चाहिए इनमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है। ये गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, जेनाइटल हर्पीज भी है। ठीक है, मलेरिया नहीं होती भाई। ठीक है, इसमें अगेन मलेरिया नहीं होती। कैंसर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। तीनों के ऑप्शन यहाँ कट हो गए। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस तीनों ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे पहले, ऐसे एड्स देख के, क्योंकि एड्स से ही ज्यादा बच्चे फैमिलियर होते हैं, एड्स के बारे में पता तो एड्स देख के उसको ही करेक्ट मत कर देना, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट वहां पे दे ही दी थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग IUDs। अब भाई मैं फिर से चाहती हूँ कि मैं एक बार IUDs के बारे में आपको समझा दूं। ठीक है, अच्छे से। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलो IUDs के बारे में समझेंगे। IUDs क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होता है इसका मतलब? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के द्वारा जो है ये इंसर्ट की जाती है यूट्रस में। इन यूट्रस किसके द्वारा? थ्रो वजाइना, वजाइना से होते हुए जो यूट्रस होती है अंदर, वो उसमें क्या है? इंसर्ट की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक है, IUDs। देखो, एक जो आइडियल फीमेल है, मतलब ये किसके लिए होता है? आइडियल फॉर फीमेल। कौन सी फीमेल्स के लिए ये जो है यूजफुल होता है IUDs काफी ज्यादा? जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं, या फिर स्पेस चिल्ड्रन। स्पेस चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि भाई एक बच्चा उसको ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, एक बच्चा जो है, एक बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, अब वो भाई चाहते हैं कि 3-4 साल का गैप हो जाए बच्चे में। तो स्पेस चिल्ड्रन उसी को बोला जाता है कि भाई ये IUDs स्पेस चिल्ड्रन वाले या डिले प्रेगनेंसी वाले केस में काफी इफेक्टिव है। ठीक है, और मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। इंडिया में काफी ज्यादा मतलब इस चीज को एक्सेप्ट, IUDs वाले जो भी ये सिस्टम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है बाय फीमेल्स ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसमें मैं बताती हूँ आपको 3 टाइप के होते हैं IUDs जो होते हैं, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? सबसे पहले मैं बताऊंगी, होता है नॉन मेडिकेटेड IUDs। ये क्या करता है? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस। क्या मतलब होता है इस लाइन का? बेसिकली मैं बताऊं, फैगोसाइटोसिस का बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में मतलब होता है जीवाणु भक्षण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस जो है, स्पर्म जो होता है भाई यूट्रस में, मतलब क्या कर, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि स्पर्म को एनगल्फ करना, निगल लेता है वहां पे, मतलब फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देता। IUDs का जो पहला है नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये क्या करता है? फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है स्पर्म का यूट्रस में। ठीक है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती। इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो हो सकती, इसको बोलेंगे हम लिपेस लूप।
ठीक है, एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं इसके टाइप का, तो इसमें हमारे पास कौन सा होता है, कॉपर रिलीजिंग, सीयू का मतलब कॉपर होता है, आपको पता होगा, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। ठीक है, ये क्या करता है, कॉपर आयन को रिलीज करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉपर आयन रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, सुप्रेस कर देते हैं, यानी दबा देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को। मोटिलिटी मतलब होता है जो स्पर्म की मूवमेंट होती है, अंदर जो स्पर्म का मोशन होता है उसको बिल्कुल दबा देते हैं, और फर्टिलाइजेशन, और जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है उसको भी क्या कर देते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है भाई, क्या क्या हो सकते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, और एक होता है मल्टी लोड 375। ठीक है, तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस की, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस की, तो इसमें क्या होता है, रिलीज हार्मोन, इसमें हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूट्रस जो होता है फीमेल का उसको अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। अनसुटेबल, वो इम्प्लांट ही नहीं कर सकता, अगर इम्प्लांट ही नहीं कर पाएगी किसी वुमेन की यूट्रस, तो आगे फर्टिलाइजेशन या ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन तो हो जाती है, इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहां पे जो है बच्चा, जो भी फिटस है वो डेवलप नहीं कर सकता। और सर्विक्स जो होती है फीमेल वजाने की सर्विक्स को होसाइल टू स्पर्म, स्पर्म के लिए जो है वो अनसुटेबल हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, आपको ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम तो पता होगा, मैं उम्मीद करती हूँ यूट्रस सर्विक्स जैसे टर्म से आप थोड़े बहुत फैमिलियर होंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे पास चैप्टर होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम वाला। ठीक है, उसको भी नेक्स्ट हम उस चैप्टर को लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें अच्छे से समझ लेंगे कि क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, क्या फीमेल होता है। अभी के लिए इतना इनफ है इस चैप्टर में। एग्जाम्पल इसके होते हैं भाई LNG20, और एक होता है प्रोजेस्टा स्टार्ट, प्रोजेस्टस। ठीक है, ये होते हैं। तो मैंने आपको पूरा आईयूडीएस समझा दिया इसके एग्जांपल सहित। तो अब अपने करेक्ट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। आईयूडीएस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बतानी थी। आईयूडीएस सप्रेस गैमेटो नहीं, गैमेटोजेनेसिस नहीं। अब वंस इंसर्टेड नीड टू बी नोट टू बी रिप्लेस्ड, एक बार इंसर्ट कर दिया तो नहीं भाई, इनकी आईयूडीएस की एक टाइम लिमिट होती है, कुछ भाई 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा इनका पर्टिकुलर जो है एक टाइम स्पैन होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार इंसर्ट कर दिया लाइफ टाइम आईयूडीएस चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता जनरल यूजर के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं भाई, डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर होता है ये, कोई ऐसे नॉर्मल प्रोसेस थोड़ी है वजाइना के थ्रू भाई यूट्रस में इंसर्ट करना होता है, खुद से नहीं हो सकता ये। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, देखो अभी मैंने ये लाइन बताई थी, नॉन मेडिकेटेड जो टाइप था यूडीएस का उसमें, तो देखो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, हार्मोन का रोल इनमें से किसका होता है। अभी मैंने आपको हार्मोन वाले में ऑप्शन मतलब बताए थे मैंने, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, तो इसका हमारे पास होगा ए, लैक्टेशनल अमोनेरिया। खैर ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको ये समझा देती हूँ, रुको। ठीक है, एक बार अच्छे से मैं ये चीज भी आपको समझा देती हूँ कि लैक्टेशनल अमोनेरिया क्या होता है। ये बैरियर वगैरह मैं ये आपको अभी बता ही देती हूँ सारे अच्छे से। ठीक है, देखो भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक टर्म होती है कॉन्ट्रासेप्टिव नाम की, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं भाई ये, इससे कि जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, ये मेथड्स का यूज किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देती हूँ। ठीक है, इजीली अवेलेबल होते हैं स्टोर वगैरह पे या मतलब डॉक्टर के पास इजीली। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होते हैं, लीस्ट साइड इफेक्ट जिसके हों उसको हम एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट किसी के भी नहीं होते, साइड इफेक्ट भी होते हैं काफी सारे। मतलब देखो, लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। मतलब कि सेक्स एजुकेशन जो होती है काफी जरूरी है, जो कि प्रोवाइड नहीं की जाती, वो इसी वजह से जरूरी है भाई कि प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इंटीमेसी के दौरान, पोस्ट इंटीमेसी, प्री इंटीमेसी, मतलब इन सब के बारे में, क्या जो है सेफ सेक्स होता है, कौन से मेथड यूज करने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है प्रिवेंशन, आपको देखो किसी इंसान को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं होगा तो उनको प्रिकॉशंस या फिर सेफ्टी वगैरह के बारे में कैसे नॉलेज होगी। तो ये चीजें काफी जरूरी होती हैं, लीस्ट साइड इफेक्ट वाले होने चाहिए। नो इंटरफेयरनेस
जो सेक्सुअल डिजायर वगैरह हो या सेक्सुअल जो ड्राइव या डिजायर होती है ड्यूरिंग, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो जो उन्हीं को हम बोलते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये सारे जो भी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये क्या बोलते हैं इनको, पॉइंट्स, ये एक जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के मैं आपको बता रही हूँ कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही होगी जो इजीली अवेलेबल हो जाए भाई, यूजर फ्रेंडली हो, लीस्ट उसके साइड इफेक्ट हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है, और वेरी इफेक्टिव, काफी ज्यादा हद तक वो क्या हो, इफेक्टिव हो। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला मेथड आपको बताने वाली हूँ, नेचुरल मेथड, या फिर उसको बोल सकते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल या फिर क्या बोल सकते हैं उसको हम, ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या होता है, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मतलब कि इसमें चांस अवॉइड किए जाते हैं किसके, ओवम के और स्पर्म के मीटिंग के। ऑब्वियसली एक ओवम और स्पर्म मिला के तो क्या बना देता है, जायगोट, ठीक है। तो वही नहीं होना चाहिए, इनकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आगे तो फिर प्रोसेस होगा, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ इसके फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फेलियर चांसेस भी नेचुरल मेथड के हाई होते हैं। इसमें कोई मेडिसिन नहीं रिक्वायर्ड होती, नो मेडिसिन, नो डिवाइस, कोई डिवाइस नहीं, और इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नल होते हैं भाई। जब दवाई यूज नहीं की गई, कोई डिवाइस यूज नहीं है, तो साइड इफेक्ट्स कैसे, साइड इफेक्ट का तो चांस ही नहीं है। अब नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में मैं बताती हूँ, इसके ही फर्दर 3 मेथड होते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं भाई, अब नीचे तक। तीन टाइप्स के होते हैं या 3 मेथड्स हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल या ट्रेडिशन के। सबसे पहला होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, या फिर जिसे बोल सकते हैं रिदम मेथड। इसमें क्या होता है, अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल डेज, यानी कि 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो सिंपल इसमें क्या करना है, क्या होता है, कपल जो होते हैं वो इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं फर्टाइल डेज ऑफ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्टाइल डेज होते हैं। यानी कि फर्टाइल डेज कौन से होते हैं, आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप उससे थोड़े से जो है फेमिलियर हो गया, आपको पता होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। उसमें जो 10 से 10 to 17 डेज वाला जो टाइम पीरियड होता है, इसके दौरान जो है इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो 14th डे आता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, 1 मिनट, उस दिन मतलब ओव्यूलेशन होता है। हाँ, LH सर्ज, जो LH हार्मोन होता है वो बिल्कुल अपनी पीक पर होता है, उस दिन जो है क्या होता है, ओव्यूलेशन डे भी उसको बोला जा सकता है। तो 10 से 17 जो 10 to 17 जो टाइम पीरियड होता है, ये काफी ज्यादा मतलब क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है एक फीमेल में, ठीक है, फर्टाइल पीरियड होता है। तो उस दौरान ओव्यूलेशन जो है इजिली हो सकती है, ठीक है, ओव्यूलेशन उस दौरान क्या हो सकती है, इजिली हो सकती है। तो उस दौरान क्या किया जाता है, इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है बाय कपल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। इसमें क्या होता है भाई, जो मेल पार्टनर होता है, देखो जो मेल पार्टनर होगा इसमें वो विदड्रॉ कर लेता है। विदड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ठीक है, अपने उसके पीनस को जो है वो विदड्रॉ करता है वजाइना से, फीमेल वजाइना से उसको विदड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है कि भाई स्पर्म का इजैकुलेशन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो उससे पहले ही वो क्या करता है, पीनस को जो है वजाइना से निकाल लेता है, विदड्रॉ कर लेता है। और उससे क्या होगा भाई, अवॉइड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि स्पर्म का जो है रिलीज होना वजाइना के अंदर, उससे क्या होगा, इंसेमिनेशन अवॉइड हो जाएगा। और भाई स्पर्म ही अगर नहीं वजाइना के अंदर जा पाया तो आगे जो है प्रेगनेंसी के चांसेस नल हो जाते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के फेलियर चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, फेलियर चांसेस काफी हैं इनके। नेक्स्ट हमारे पास होता है लैक्टेशनल अमोनीरिया, भाई जो अभी जिसके बेस पे हमारा क्वेश्चन भी था, लैक्टेशनल अमोनीरिया। इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन और जो साइकिल है डू नॉट अकर ड्यूरिंग
इंटेंस लैक्टेशन। इंटेंस लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या होता है भाई, सबसे पहले ये समझो। डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद जो है मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं फीमेल में, उनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी पीरियड को जब वो मिल्क फीडिंग करती है अपने बच्चे की, बेबी की, उसी को बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशनल अमोनिया, या वो पीरियड जो होता है, ये टाइम पीरियड जो होता है 6 महीने का होता है। मतलब लैक्टेशन पीरियड के 6 महीने तक ओव्यूलेशन या साइकिल नहीं होती, ठीक है, इंटेंस लैक्टेशन के दौरान। लेकिन भाई क्योंकि क्या होता है उस दौरान की हाई सिक्रेशन होता है प्रोलैक्टिन का, जो कि GnRH, ये जो है हार्मोन्स वाला चैप्टर, उसमें समझते हैं। प्रोलैक्टिन जो होता है, यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है, उसका जो ज्यादा सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से सुप्रेस, मतलब दबा देता हो किसको, GnRH होते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इन हार्मोन से रिलीज होता है LH और FSH, जो कि ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोलैक्टिन का हाई सिक्रेशन इसको क्या कर देता है, इनके रिलीज और सिक्रेशन को सुप्रेस कर देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ओवुलेशन वगैरह नहीं होती। तो लेकिन इसका मैक्सिमम पीरियड होता है 6 मंथ का, मतलब जो सक्सेसफुल जिसको हम बोल सकते हैं। स्टिल इसके भी कुछ जो है अपने फेलियर चांसेस होते हैं। तो ये बात यहाँ पे हमारे पास की गई थी इसकी। मैं आपको बैरियर मेथड भी यहीं पे समझा देती हूँ। देखो भाई, नेक्स्ट मेथड होता है, ये था नेचुरल या ट्रेडिशनल। नेक्स्ट मेथड हमारे पास होता है बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है, देखो जो ओवम और स्पर्म है, प्रिवेंट किया जाता है कि वो फिजिकली मीट ना हो सकते बैरियर के द्वारा, ठीक है। उनकी फिजिकली मीटिंग ना हो सके विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स के द्वारा, ठीक है। अब कैसे बैरियर होते हैं, मतलब कि बेसिकली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, मेन मकसद होता है कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो पाए भाई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सके। इसके मैं बता देती हूँ, देखो कॉन्डम इसका एक टाइप है, सर्विकल कैप्स, वोल्ट्स, ये इसके मैं जो है एग्जांपल बता रही हूँ आपको, डायफ्रागम, ठीक है। अब ये क्या होते हैं भाई, देखो कॉन्डम क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखो ये एक थिन रबड़ होती है, मतलब बिल्कुल पतली रबड़ होती है, लेटेक्स शीट का ये बना होता है, ठीक है। कॉन्डम क्या होता है, लेटेक्स शीट का ये बना होता है। इसमें क्या होता है भाई, जो पीनस होता है मेल का, उसको कवर करता है ये कॉन्डम, कवर्स पीनस इन मेल। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेल के ही कॉन्डम नहीं होते, फीमेल के भी कॉन्डम आते हैं। तो कवर्स पीनस इन मेल एंड वजाइना या फिर सर्विक्स जिसको हम बोलते हैं इन फीमेल्स, ठीक है, वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल्स। सो दैट क्यों होता है, मतलब क्या यूज होता है बेसिकली इसका, कि जो इजैकुलेटेड स्पर्म होगा, सीमन, इजैकुलेटेड जो सीमन होता है, वो एंटर ना कर पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। वो ऑब्वियसली यार कोई बैरियर है, ये पीनस है, पीनस के ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्डम, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे रिलीज होगा, ये मेरे पेन इतना, जो भी यहाँ पे सीमेन वगैरह रिलीज होगा, ये इसको बैरियर को पार करके वजाइना के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, ये इसके अपने क्या बोलते हैं इसको, कॉन्डम के अंदर ही रह जाएगा। तो ये जो एक मेथड काफी सक्सेसफुल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इवन इसमें मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको प्रिवेंशन बता रही थी एड्स वगैरह की, STIs की, तो उसमें मैंने बोला था कॉन्डम का यूज, तो ये प्रिवेंट करता है एड्स और जो भी STDs वगैरह होती है उनसे भी कुछ हद तक प्रिवेंशन ये प्रोवाइड करता है। फीमेल कॉन्डम्स जो होते हैं उनको बोला जाता है फेमिडोन्स, उनको क्या बोला जाता है, फेमिडोन्स बोला जाता है, ये भी पता होना चाहिए। निरोध एक काफी पॉपुलर ब्रांड है किसका, मेल कॉन्डम्स का, निरोध, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और कॉन्डम्स क्या होते हैं भाई, रीयूजेबल और डिस्पोजेबल होते हैं, रीयूजेबल और ये क्या होते हैं, डिस्पोजेबल, रीयूजेबल एंड डिस्पोजेबल, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं किसकी, ये जो तीनों हमारे पास बच गए, सर्वाइकल कैप, वोल्ट्स और डायफ्रागम, ये क्या होते हैं भाई, इंसर्ट किए जाते हैं, ये सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं। इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव, भाई मैं साथ के साथ बोल रही हूँ, अगर मैं कुछ वर्ड यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ तो आप जो मैं वर्बली बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें। इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। सॉफ्ट रबर कैप होती हैं ये सारी, ठीक है, सॉफ्ट रबर कैप होते हैं। क्या प्रिवेंट करती हैं, ऑब्वियसली प्राइमरी इनका जो मकसद होता है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना होता है, यानी कि क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स के थ्रू, ठीक है,
ब्लॉक कर देती हैं उसकी एंट्री को। लेफ्ट इन प्लेस एटलीस्ट 6 आफ्टर, मतलब कि ये जो सर्विक्स या वजाइना में जहां पे भी इंसर्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, 6 घंटे तक, इंटरकोर्स के बाद भी 6 घंटे तक ये वहीं पे लेफ्ट इन प्लेस, मतलब वहां पे जो है इसको रखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, रीयूजेबल, ये भी रीयूजेबल होती है। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में मैंने एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं मैंने क्या बताया था उसमें कि वही रीयूजेबल होने चाहिए। तो ये चारों क्या होती हैं, रीयूजेबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं केमिकल मेथड आपको बता देती हूँ कि केमिकल मेथड्स क्या होते हैं। इसको इरेज कर देते हैं पहले। चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट केमिकल मेथड्स। नेचुरल मैंने बता दिया अच्छे से डिटेल में, बैरियर बता दिया। अब केमिकल की बात करेंगे। ये क्या होते हैं, फीमेल यूज के प्री कोइटस इन वजाइना, कोइटस से पहले जो फीमेल की वजाइना है वहां पे इंसर्ट किए जाते हैं। क्या करते हैं, स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग यूट्रस, स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग यूट्रस, यूट्रस में स्पर्म की एंट्री को वो करते हैं, बेसिकली किल स्पर्म, स्पर्म को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, देखो कि स्पर्म को कौन किल करता है, इसमें हमारे पास एक टर्म होती है स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। ठीक है, इनका काम होता है अगर ये जो अप्लाई किए जाएं फीमेल के द्वारा तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं बेसिकली। केमिकल मेथड में कौन से हो सकते हैं भाई, ZnSO4, KMnO4, मतलब जो इनका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, कंपोजिशन वगैरह होता है जो भी केमिकल मेथड में, वो इनका होता है। लैक्टिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं केमिकल मेथड के जो क्या आ सकते हैं, जेली लाइक क्रीम्स होती हैं, फोम्स, टैबलेट एटसेट्रा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं टैबलेट में, एक टुडे टैबलेट नाम की टैबलेट्स आती हैं, निम 76, ये अप्लाई करने की कुछ जेली लाइक क्रीम या फोम कुछ ऐसा होता है। डेल्फिन क्रीम होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होते हैं जो स्पर्म को किल करते हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, जो बैरियर मेथड हम पीछे पढ़ के आए हैं उनके साथ जो है इनको यूज किया जाता है इंक्रीज, ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, यानी कि बैरियर मेथड और केमिकल मेथड जो है मतलब एक साथ उनको यूज कर सकते हैं अगर किसी को कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट हम बात करेंगे किसकी, हार्मोनल मेथड की। नहीं, लास्ट तो नहीं होता, हार्मोनल मेथड के बाद एक होता है सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, IUDs मैं आपको बता चुकी हूँ, तो बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेंगे अब उनकी भी, काफी डिटेल में मैं चीजें समझा रही हूँ आपको, तो एक बार हार्मोनल मेथड की भी बात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है हार्मोनल मेथड। ठीक है, फीमेल के लिए होता है स्पेसिफिकली ईदर प्रोजेस्टेरोन या फिर कॉम्बिनेशन किसका, प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन को हम बोलते हैं क्या, प्रोजेस्टिन भी बोला जा सकता है। तो ये होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनसे बनती है, ये पिल्स की फॉर्म होती है जो प्रोजेस्टिन वगैरह होती है, और ये पिल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इम्प्लांट्स की फॉर्म में, इम्प्लांट्स क्या होता है मैं आगे बताती हूँ आपको। ठीक है, इसके लेसर जो पिल्स वगैरह होती है साइड इफेक्ट इनके थोड़े कम होते हैं, लेसर साइड इफेक्ट्स। पिल कौन सी होती है भाई, देखो जो पिल होती हैं ये 21 दिन के लिए, पीरियड ऑफ 21 डेज, 21 दिन के लिए खानी होती है रेगुलरली। बस जो मेंस्ट्रुएशन जिस दौरान होती है या 5 से 7 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उस दौरान नहीं इनका इंटेक करना होता, अदरवाइज जो भी 21 दिन होते हैं
महीने के, उस दौरान ये पिल्स खानी होती है। क्या करते हैं, प्रिवेंट ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देते। जो हर मंथ जो फीमेल जो होती हैं वो फेस करती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन, वो नहीं होने देते। इम्प्लांटेशन बाय मेकिंग, मतलब इम्प्लांटेशन जो है बाय मेकिंग एंडोमेट्रियम अनसुटेबल, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को होने ही नहीं देते। क्या कर देते हैं, जो एंडोमेट्रियम होती है भाई, वजाइना में 3 जो है लेयर होती है, एंडोमेट्रियम और एक्टोमेट्रियम और मीजो, मतलब ये 3 अपनी कौन सी लेयर होती है, पीछे चैप्टर में हमारे पास होता है इससे पहले, और मैं आपको बता दूंगी आगे जब चैप्टर आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। तो एंडोमेट्रियम जो है ये ब्रेक डाउन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो उस एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम वॉल प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को जो है मेंटेन रखने के लिए एंडोमेट्रियम वॉल काफी इंपॉर्टेंट होती है, मस्ट होती है। तो उसको क्या कर देते हैं, अनसुटेबल बना देते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो नहीं हो सकती ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं जब एंडोमेट्रियम जो वॉल है वही नहीं सुटेबल होगी। पिल्स क्या करती हैं, जो सर्विकल म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को अल्टर कर देती है और स्पर्म को एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। पिल्स का ये काम होता है। फेलोपियन ट्यूब में क्या करती हैं, इनहिबिट, जो स्पर्म की मोटिलिटी है, मूवमेंट है, उसको इनहिबिट खत्म कर देती है, और सिक्रेटरी एक्टिविटी जो भी होती है उसको कम कर देती है। अगर मैं आप बात करूं 2 टाइप की पिल होती है, कौन सी कौन सी, टू टाइप्स ऑफ पिल्स, 2 टाइप की होती है, कौन सी, एक होती है भाई मिनी पिल्स, दूसरा होता है कंबाइंड पिल्स, ठीक है। मिनी पिल्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रोन होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन, या फिर उसको बोलते हैं प्रोजेस्टिन। इसमें क्या होता है, कंबाइंड में दोनों का कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और एक होती है भाई मोनोफेजिक कंबाइंड पिल, इसमें होता है एक मोनोफेजिक कंबाइंड पिल होती है। इसमें क्या होता है, ओएस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्ट्रोन सेम अमाउंट में, ठीक है। एग्जांपल इसका मैं बताती हूँ, मालाडी, आप मतलब कभी सुना हो तो, मालाडी और माला एल, ठीक है, ये दोनों क्या है, मोनोफेजिक कंबाइंड पिल के एग्जांपल है। मल्टीफेजिक, एक मल्टीफेजिक होता है। मल्टीफेजिक में क्या होता है, ओस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन बेसिकली मेंटेन होता है सेम लेवल पे 21 दिन के लिए, ठीक है। 21 दिन का कोर्स होता है, वो एस्ट्रोजन का लेवल जो है मेंटेन रखा जाता है 21 दिन के लिए। बट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट, लेकिन अमाउंट जो है प्रोजेस्टिन का वो ग्रेजुअली, यानी धीरे 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 बढ़ता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सेम नहीं रहता, वो इंक्रीज होता रहता है ग्रेजुअली, ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल है भाई ट्रिक्विलर ऑर्थोनोवम, ट्रिक्विलर ऑर्थोनोवम, ठीक है। और प्रोजेस्टिन का क्या काम होता है भाई, ये एलएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। एलएच की प्रोडक्शन इनहिबिट हो गई तो ओव्यूलेशन नहीं हो सकता। एक सहेली नाम आपने सुना होगा, सहेली पिल्स में काफी पॉपुलर, जैसे कॉन्डम में जो है, मेल कॉन्डम्स में निरोध ब्रांड काफी जो है पॉपुलर है। तो इसमें 1 मिनट रुको, स्पेस बना लेते हैं पहले लिखने के लिए। सहेली, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया भाई काफी बार। ये एक नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन होती है, नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको बोला जाता है वंस आ वीक पिल, हफ्ते में 1 बार खानी होती है, वंस आ वीक पिल खानी, 1 बार खानी होती है। बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, फ्यू साइड इफेक्ट्स, और इसी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ यूपी में है उसके द्वारा बनाई गई थी। फर्स्टली CDRI आता है भाई, पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर की को जो है यूट्रस पे ब्लॉक कर देता है और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। इन सहेली में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो किसका होता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा, मैं बता देती हूँ। ऑर्मिलो एक्सिफिन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा क्या हो सकता है, सेंट क्रोमेन, ठीक है। इनिशियली ये क्या होती है, ट्वाइस अ वीक, मतलब स्टार्टिंग वाले फेज में जो है हफ्ते में 3, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीनों में हफ्ते में 2 बार लेनी होती है, उसके बाद जो है वंस अ वीक, एक हफ्ते में सिर्फ 1 बार, ठीक है, स्टार्टिंग में 3 बार। और इंजेक्शन के केस में अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के, पिल्स मैंने बता दिया इंजेक्शन के फॉर्म में कैसे होता है ये भाई। ये 3 मंथ के लिए इफेक्टिव होता है। इंजेक्शन जो है लगाया जाता है किस चीज का, DMPA, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिन एसिटेट, ये नाम होता है इसका, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिटेट नाम होता है। इफेक्टिव होता है 3 महीने के लिए, प्रोजेस्टिन कंटेनिंग इंजेक्शन होता है,
ठीक है। इम्प्लांट्स की मैं बात करूं, अगर इम्प्लांट्स के बारे में बताऊं, इम्प्लांट्स क्या होते हैं भाई, ये सबसे पहले तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। इम्प्लांट किए जाते हैं स्किन के अंदर, मतलब छोटे छोटे बहुत ही, आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम है बिल्कुल छोटे छोटे है ना, स्किन के अंदर जो इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, कुछ सुए टाइप से बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, वो प्रॉपर सुए भी नहीं होते, कुछ काइंड ऑफ होता है। इफेक्टिव होते हैं 3 साल के लिए भाई, इनका इफेक्टिव पीरियड होता है 4 up to 3 years, ठीक है। प्री कोइटस, कोइटस से पहले यानी कि इंटरकोर्स से पहले जो है ये इम्प्लांट करवाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका काफी पॉपुलर है नोर प्लांट्स। नोर प्लांट ये क्या होती है, 6 सिलिकॉन की कैप्सूल होती है जिसमें कि प्रोजेस्टिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टिन का क्या काम होता है भाई, ऑब्वियसली वो एलएच की सिक्रेशन को नहीं होने देता, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं होती। एक होता है भाई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो पोस्ट कोइटस की भाई अब जो है अनअवेयर, मतलब जानकारी ना होने की वजह से ऐसा होता है, मतलब जैसे भी कोइटस हो गया भाई, इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, कोई प्रिवेंशन वगैरह नहीं ली उस दौरान, कोइटस हो गया भाई, अब जो है पोस्ट कोइटस का मतलब होता है कि इंटरकोर्स के बाद, तो ये 72 घंटे के अंदर, कोइटस के 72 घंटे के अंदर जो है ये पिल ली जाती है। इसका नाम होता है आई पिल, क्या, और अवॉइड करने के लिए प्रेगनेंसी, आई पिल, या फिर दूसरा नाम होता है अनवांटेड 72, ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, अगर प्रेगनेंसी वगैरह नहीं चाहिए तो 72 आवर्स के अंतरकाल में, कोई टेस्ट के बाद 72 आवर्स के अंदर ही आई पिल या फिर अनवांटेड 72 एटसेट्रा कोई और भी होती होगी, इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को जो है का इंटेक किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड भी मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होता है सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है भाई, स्टेरिलाइजेशन, ये एक टर्मिनल मेथड होता है, मतलब कोई फर्दर आगे प्रेगनेंसीज ना हो उनको प्रिवेंट करने के लिए। मेल में ये होता है बेसिकली नसबंदी, आपने सुना होगा, ठीक है। मेल्स में इसका नाम होता है वेसेक्टोमी। भैया अब 1-2 बच्चे हो गए, आगे कपल को नहीं चाहिए और बच्चे, तो उसके लिए जो है सर्जरी करा ली जाती है। एक होता है ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी दूसरा फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है भाई, जो स्मॉल पार्ट होता है वास डिफरेंस का, उसको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब उसको छोटा सा उसमें कट लगा के उसको जो है टाई कर दिया जाता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। उनको एक स्मॉल इंसिजन के द्वारा ऑन द स्क्रोटम उसको मतलब वहां पे टाई कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें कट लगा दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है भाई, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, इतना याद रखना आपको, फेलोपियन ट्यूब को या तो रिमूव कर देते हैं बिल्कुल, या फिर क्या करते हैं, टाई अप कर देते हैं एब्डोमिन रीजन में थ्रू वजाइना, ठीक है, वजाइना के थ्रू। नेक्स्ट मेरे पास होता है, ये क्या करता है, इससे क्या काम होता है इसका, ब्लॉक गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं ये। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, गैमेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ब्लॉक करते हैं और प्रिवेंट प्रेगनेंसी। हाईली इफेक्टिव होता है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है भाई, एक बार अगर ऐसा हो गया, नसबंदी हो गई, तो वापस उसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। एक बार सर्जिकल मेथड यूज हो गया तो वापिस से जो है नहीं हो सकता, इतनी पॉसिबिलिटी चांसेस नहीं होती। तो भाई मैंने आपको सारे टाइप्स के बता दिए, इससे पहले आईयूडीज हम समझ चुके थे। तो अब देखो हमारे पास अगर क्वेश्चन में आगे आते हैं तो बिल्कुल भी बार बार इस बारे में बात नहीं होगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सीयूटी, कैपिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सारी टर्म्स मैं आपको समझा चुकी हूँ भाई, सारी टर्म्स समझ चुके हैं अब हम, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन में यानी 3 क्वेश्चन में आते आते मैंने आपको पूरा मतलब 80% चैप्टर क्लियर करा दिया है समझाने वाला। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग, अब इसमें हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बताने हैं कौन से होंगे। तो भाई हार्मोन रिलीजिंग हमारे पास ये वोल्ट्स और एलएनजी नहीं होते। एग्जांपल मैंने कहा था आपको याद रखने, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या करती है भाई, ये मैंने बताया था ब्लॉक कर देती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, यूट्रस पे लिख के बताया था, जिससे कि प्रिवेंट एक्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती, इम्प्लांटेशन नहीं होती इसमें, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं है, एस्ट्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कैसे कर देगी भाई, पोस्ट कोइटल नहीं होता, प्री कोइटल होता है, प्री कोइटस, ठीक है। और इज एन आईयूडी, आईयूडी नहीं होता भाई, ये तो डिवाइस होते हैं, कोई सहेली डिवाइस थोड़ी है, ये तो एक पिल है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन रिलीजिंग कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ये भी बता चुकी हूँ भाई मैं क्या होता है इसका, सुप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलिटी कैपेसिटी जो होती है स्पर्म की। ठीक है, ये होता है, ये सारी चीजें बता चुकी हूँ भाई, वही लाइनें आ रही है, कुछ भी अलग नहीं आया। कंटेक्स्ट ऑफ अमीनियोसेंटेसिस के जो कंटेक्स्ट में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने। अमोनियोसेंटेसिस क्या होता है भाई, जो भ्रूण जांच होती है ना, भ्रूण जांच, उसको बोला जाता है अमोनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो इसके कंटेक्स्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो डी, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट की डिटेक्शन के लिए नहीं होता, मैं बताती हूँ एक मिनट। इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन, बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है, 14 to 6 वीक्स की जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उस दौरान किया जाता है। यूज फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ भाई बिल्कुल, लड़की हो तो आपने सुना होगा इंडिया में तो इस चीज को बिल्कुल इलीगल कर रखा है कि पहले ये करा लेते हैं अमीनियोसेंटेसिस, पता चलता है कि फीमेल है, लड़की है, तो उसको वहीं पे वोम के अंदर ही मरवा दिया जाता है। कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। देखो मैं बताऊं भाई, अमोनियोसेंटेसिस बाहर फॉरेन में अगर बात करें तो ये बिल्कुल लीगल है, क्योंकि बाहर के लोग जो होते हैं इंडिया के लोगों की तरह बेवकूफ नहीं होते। ठीक है, ये सच्चाई है, वो काफी पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि भाई लड़की है तो लड़की को मरवा दे, तो इंडिया में ही लोगों की खराब सोच है बिल्कुल। अमोनियोसेंटेसिस एक काफी अच्छा जो मेथड भी हो सकता है भाई। देखो वोम्ब में काफी सारी बीमारियां हो जाती है बच्चों को, काफी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे एक डाउन सिंड्रोम होता है, क्लीन फैक्टर्स सिंड्रोम होते हैं, काफी सारी डिसीज होती हैं। ठीक है, अगर भाई पहले ही ये पता चल जाए, वरना देखो पैदा होने के बाद भी जो बच्चा होता है वो काफी सफर करता है। बेटर है कि 14 से 16 वीक के बीच में ही पता चल जाता है कि भाई बच्चे को कोई, वो बिल्कुल हेल्दी है नहीं है, कोई भी जेंडर हो चाहे, तो उसका डिटेक्शन के लिए जो है ये कराया जाता है बाहर फॉरेन्स में भी, और ये काफी अच्छा मेथड भी है। लेकिन इंडिया में जो ये खराब, इसका गलत तरीके से यूज करने की वजह से आज भी करते हैं नीचे नीचे। डॉक्टर इतने जो है, मैं डॉक्टर्स जो होते हैं भाई भगवान माना जाता है उनको, लेकिन आजकल के डॉक्टर्स में बिल्कुल भी जो है वो अपने फर्ज को बिल्कुल भूल चुके हैं, तो नीचे नीचे काम किए जाते हैं। कई डॉक्टर्स के लाइसेंस भी इस वजह से रद्द कर दिए जाते हैं। तो अमोनियोसेंटेसिस एक तरीके से अच्छा मेथड भी हो सकता है अगर इसका वाइजली यूज किया जाए तो। ठीक है, अगर बेवकूफों की तरह इंडिया में जैसे यूज करते हैं ऐसा ना हो तो इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लेफ्ट प्लेट पैलेट। क्या होता है देखो, अमोनियोसेंटेसिस जिसको रेफर किया जाता है अमोनियोट फ्लूइड टेस्ट फॉर AFT, अमोनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। देखो जो भी वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये प्लेसेंटा में भाई अमोनियोटिक फ्लूइड होता है, वो प्रेजेंट होता है, जो कि किससे जुड़ा होता है, जो फीटस से जुड़ा होता है। वो एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जो पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ मतलब कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई फीटल कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है, जिसमें कि थोड़ा अमाउंट किसका, अमोनियोटिक फ्लूइड का लिया जाता है, जो कंटेन करता है फीटल के टिश्यूज। इसमें क्या होता है, जो भी फीटल होता है उसके टिश्यूज होते हैं। ठीक है, फिर उसको इस सैंपल्ड फ्रॉम एमनियोटिक सेक जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, पूरा प्लेसेंटा का डायग्राम होता है ये, वहां से उसको सैंपल मतलब उसके सैंपल लिए जाते हैं। और क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी होती है जो कि डिटेक्ट की जाती है सोनोग्राफी के द्वारा। तो ये अमोनियोसेंटेसिस से नहीं, ये सिर्फ सोनोग्राफी से ही पता लगाई जा सकती है। ये क्या होती है, डेवलपमेंटल और एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अमोनियोसेंटेसिस एक पेरेंटल प्रोसीजर है जिसके जो रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा प्रेगनेंसी में। टेस्ट जो है चेक करता है कि फीटल में यानी बर्थ डिफेक्ट तो नहीं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, स्पाइना बाइफिडा, ये सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ये टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है 16 से लेकर 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, इस दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डू नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है बेसिकली। अब ये पांचों बेसिकली 1 2 3 नहीं 4 ही है, ये चारों मैं आपको बता चुकी हूँ बैरियर मेथड डिटेल में, आईयूडीज, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, वेसेक्टोमी, चारों पता है। अब आपको इनकरेक्ट इजिली वेसेक्टोमी इसका इनकरेक्ट है। स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ी, ये तो ब्लॉक कर देता है गैमेट को। ठीक है, गैमेट्स को ब्लॉक करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करता भाई। स्पर्म जो है रिलीज होते हैं, वो प्रोसेस अपना होता रहता है, जस्ट ब्लॉक गैमेट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है वहां तक। तो यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट इसका क्या आएगा, डू नॉट गिव यानी इनकरेक्ट, डी है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, बाकी ये सारे करेक्ट है। आप इसको रीड आउट कर लेना खुद से। हिस्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, हिस्टेक्टोमी क्या होता है भाई, देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड। हिस्टेक्टोमी क्या होता है, एक सर्जरी होती है जिसमें कि जो वुमन का यूट्रस होता है भाई, जो वुमन का यूट्रस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है हिस्टेक्टोमी के द्वारा। ठीक है, अडोप्टेड फॉर ट्रीटमेंट, और जो अगर भाई यूट्राइन फाइब्रोसिस, यूट्रस में भाई
कोई वो अपने हो जाते हैं क्या, ट्यूमर वगैरह, फाइब्रॉइड्स, यानी वहाँ पे यूट्रस में ये क्या बोलते हैं उसको, रिसोली वगैरह जो बोलते हैं, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। फिर कैंसर हो जाता है यूट्राइन जोन में, तो उस दौरान हिस्टेक्टोमी की जाती है, वुमन के यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, नॉन कैंसीरियस ग्रोथ होती है यूट्रस में, जो कि डेवलप होती है ड्यूरिंग अ वुमेन्स चाइल्ड बियरिंग ईयर्स के दौरान जो होती है वुमेन्स में, ठीक है, जिसको रिसोली वगैरह बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। नहीं, एक मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन ए कैसे होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे यूट्रस, मैंने गलत ऑप्शन लगा दिया गलती से। यहाँ पे आएगा भाई यूट्रस, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी इज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच ट्यूबेक्टोमी, अभी अच्छे से बताया था भाई, स्मॉल पार्ट फैलोपियन ट्यूब का रिमूव किया जाता है और टाइड अप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन, हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है भाई, इसमें से काफी इजी हो जाना चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी, LNG-20, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फीटस, अमोनिया सिंथेसिस के द्वारा इनमें से कौन सा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता भाई, जॉन्डिस, जॉन्डिस का नहीं पता लगता, जॉन्डिस जो है उसको अमोनिया सिंथेसिस के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये एक फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट होता है, जो कि बेस होता है क्रोमोसोमल पैटर्न के अमोनियोटिक फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, जो एम्ब्रियो के सराउंडिंग में होता है। अब ये लीगली इंडिया में बैन है, ठीक है, और क्यों बैन है आप जानते हो, तो जॉन्डिस का पता नहीं लगा सकते ऐसे। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, लीगल मेथड इनमें से बर्थ कंट्रोल का कौन सा इनमें से भाई, अबॉर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन, एक अप्रोप्रिएट मेडिसिन, एक अच्छे डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर अबॉर्शन, कोई अप्रोप्रिएट मेडिसिन लेके अबॉर्शन करा लेना, ठीक है, ये है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सा इसमें से कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, देखो ट्यूबेक्टोमिया भाई कॉन्डम्स भी है। पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का नहीं होता, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का जो है कॉम्बिनेशन ये गलत है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है भाई, देखो ऑक्सीटोसिन एक बर्थ हार्मोन होता है, डिलीवरी के दौरान जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, और ये एक्ट करता है किसके ऊपर, जो स्मूथ मसल्स होती है ना बॉडी की, फीमेल बॉडी की, उसके ऊपर ये एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है उसके कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। अगर मैं वेसोप्रेसिन की बात करूं तो ये किसके ऊपर एक्ट करता है, मेनली किडनी के ऊपर, किसके ऊपर, किडनी के ऊपर, और स्टिमुलेट करता है रिजॉर्प्शन किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का, और ये रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को यूरिन के थ्रू क्या करता है, मतलब प्रिवेंट करता है कुछ हद तक। व्हाट इज द फिगर गिवन अबाउट शोइंग इन पर्टिकुलर, ये आपको दिख पा रहा है भाई, क्या शो कर रहा है, ये बहुत इजी है, आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दे रखा है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, जो फीमेल में होती है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब है, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट, तो ये भी मैंने आपको बताया था, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा क्या, IUDs, ठीक है, मैंने बताया था। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर आयंस, कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये क्या करते हैं, इसका क्या काम होता है, ये भी मैंने आपको बताया था भाई, 17 का करेक्ट ऑप्शन सी है, सुप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को, समझाते वक्त ये लाइन मैंने लिखवाई थी वहां इसके लिए, ठीक है। कॉपर आयंस जो है रिलीज होते हैं कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से, जो सुप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होते हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं यूट्रस में थ्रू वजाइना, अवेलेबल होते हैं एज नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, गिवन बिलो आर 4 मेथड A to D एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन, सिलेक्ट देयर करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। करेक्ट मैच आपको पिल के बारे में पता है, कॉन्डम के बारे में पता है, वेसेक्टोमी के बारे में पता है, कॉपर्टी के बारे में पता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन इसका है A। पिल क्या होती है भाई, प्रिवेंट करती है किसको, ओव्यूलेशन को। कॉन्डम क्या करता है, स्पर्म को रीचिंग सर्विस। वेसेक्टोमी क्या करती है भाई, इसका होता है स्पर्म कंटेन नो सीमन, मतलब सीमन कंटेन, स्पर्म कंटेन नहीं करता, सिर्फ सीमन होता है। कॉपर्टी का क्या काम होता है भाई, B, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये क्या करती है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। कॉपर्टी क्या है, एक डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है क्या, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। देखो कॉपर्टी एक IUD है जो प्रिवेंट करता है फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है उसको बिकमिंग इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ वोम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, A।
नेक्स्ट बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। 20 द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक अमोनियो सेंटेसिस इज फॉर। कौन सा परमिसिबल यूज है इसका भाई? डी डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के लिए अगर कोई भी अमोनियो सेंटेसिस का यूज किया जाता है वो क्या होता है? परमिसिबल है। अदरवाइज ये जो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रांसफर, ये तो गलत है भाई, ये तो सारे इनफर्टिलिटी के कुछ जो हैं उसके मेथड्स वगैरह टाइप होते हैं। नेक्स्ट अमोनिया सेंटेसिस इज अ टेक्निक। क्या होता है अमोनिया सेंटेसिस भाई? करेक्ट ऑप्शन बी है, बाय विच एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन फीटस कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, अमोनियो एसिड अमाइनो एसिड नहीं होता। सेक्स रिवर्स नहीं कर सकते भाई, रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं हम, वो तो जो एक्स वाई या फिर एक्स एक्स जो भी क्रोमोसोम वगैरह जाइगोट बनना था तो बन चुका। करेक्टिंग जेनेटिक नहीं, करेक्ट नहीं कर सकते भाई एक बार जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। देखो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होता है, आर्ट, ART। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पे देखो, देखो भाई इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी होता है भाई अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी अगर बच्चे जो है कंसीव नहीं हो पा रहे हैं उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। किसी भी फिजिकल, कॉन्जेंटाइल, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिसीज की वजह से या फिर ड्रग की वजह से, मतलब किसी भी ड्रग के इनटेक की वजह से फॉर अ लॉन्ग टाइम ये जो इनफर्टिलिटी है हो सकती है। तो इसके लिए एक आर्ट, ART, इसका क्या मतलब होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये जो है एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे ये क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है लैब्स में। ठीक है, इस टाइप की को हम क्या बोलते हैं? IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी जो फर्टिलाइजेशन की जाए उसको बोलते हैं इन विट्रो। और एक होती है भाई इन वीवो, यानी कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? जो कि इनसाइड फीमेल बॉडी हो। ठीक है, दोनों के बीच में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी होती है और वीवो इनसाइड द बॉडी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक आता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्या आता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जो मैं ऊपर दोनों में डिफरेंस आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है? ओवा जो होता है, ओवम या ओवा इसको बोल सकते हो, एक डोनर वाइफ से, फ्रॉम वाइफ या फिर मतलब वाइफ हो सकती है, फिर कोई भी डोनर हो सकता है, और स्पर्म या तो हस्बैंड से हो सकता है या फिर कोई भी डोनर। ठीक है, उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, दोनों को इंड्यूस कर देते हैं एक जाइगोट बनाने के लिए, मतलब कुछ सिमुलेटेड कंडीशंस के अंडर लेबोरेटरी में। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। और जो स्पर्म और ओवा होते हैं वो फर्टिलाइज फिर कहाँ पे किए जाते हैं? टेस्ट ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन के बाद उस एम्ब्रियो को जो वो बन गया है, मतलब इंडक्शन के बाद वो क्या है? फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो फीमेल बॉडी होती है उसमें उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और टेस्ट ट्यूब डेवलपमेंट बॉडी में हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई? 8 ब्लास्टोमर्स का एम्ब्रियो या जाइगोट बना है तो उसको जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। क्या बोला मैंने? 8 का है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में जो है क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, जिसको बोलते हैं जिफ्ट, ZIFT, यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 है, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमर्स का जाइगोट या एम्ब्रियो, तो उसको यूट्रस में उसको बोला जाता है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक होता है भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये एक इन विवो फर्टिलाइजेशन है। आर्टिफिशियल, एक मिनट, इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, जो फीमेल बॉडी के इनसाइड हो। इसमें क्या होता है? जो मेल है वो जो कि अनेबल होता है इंसेमिनेट सीमन को, फीमेल की वजाइना में इंसेमिनेट ना कर पाए सीमन को। ठीक है, उस कंडीशन में, या फिर उसका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो इजैकुलेशन के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है सीमन को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा जाता है वजाइना के अंदर। ठीक है, और जो है वजाइना या फिर आप बोल सकते हो जो यूट्रस होता है फीमेल का, AI बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान ये होता है। या फिर यूट्रस में कैसे? IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर लो स्पर्म काउंट है
तो IUI यानी कि इसका मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन किया जाता है लो स्पर्म काउंट के केस में। सीमन को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है वजाइना या यूट्रस में, ठीक है। अब एक और हमारे पास मेथड होता है ICSI। इसमें क्या होता है, ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आउटसाइड द बॉडी होता है। इसका मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है भाई, ओवम को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और स्पर्म को इंजेक्ट कर, मतलब स्पर्म को जो है इंजेक्ट कर देंगे उस ओवम में जो कलेक्ट किया लेबोरेटरी में एक माइक्रो निडल के द्वारा, ठीक है, जिसको बोला जाता है पंक्चरिंग जोना पेलिसुडा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में, उसको बोलते हैं ICSI। नेक्स्ट होता है GIFT, गिफ्ट। एक गिफ्ट था वो ZIFT था, यहाँ पे गिफ्ट बिल्कुल अलग है। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, इसका वो वहां पे जायगोट था, यहाँ पे गैमेट है इंट्राफेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये क्या होता है, इन विवो, ये इनसाइड द बॉडी होता है, इन विवो होता है। देखो इसमें वो फीमेल जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती ओवम को, लेकिन प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ओवम को कलेक्ट किया जाता है किसी भी डोनर फीमेल के द्वारा और उसको और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर, ठीक है। डोनर जो भी फीमेल होगी उससे ओवम को कलेक्ट किया, और वो फीमेल जो कि भाई सिर्फ ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन एनवायरनमेंट सुटेबल प्रोवाइड कर सकती है, उसकी फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां पे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में हो जाती है, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आंसर हमारे पास इसका क्या आएगा, गिफ्ट एंड IUT, ठीक है। ट्रांसफर टू असिस्ट दोस फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, तो ये आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन D। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट, कौन सा इनमें से जो है स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता, वो बताना। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है D, एड्स और हेपेटाइटिस B को जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं। ये कभी भी मतलब स्पेसिफिकली उसको जो है अफेक्ट नहीं करते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। एड्स जो है एक HIV इन्फेक्शन होता है जो अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है। और जो भी ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस जो बॉडी में एंटर करते हैं भाई पैथोजेंस वगैरह, उनको भी मतलब एक तरीके से पनहा देना, ठीक है, तो ताकि वो आगे पनप सके और डिसीज हो सके, वो काम होता है इसका। हेपेटाइटिस बी एक वायरल हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है इन्फेक्शन, जो कि अफेक्ट करता है लीवर को और कोज करता है एक्यूट और क्रोनिक डिसीज। एक्यूट होता है कि भाई कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, और क्रोनिक होता है भाई लंबे पीरियड के लिए कोई भी जो भी डिसीज हो। तो ये दोनों बीमारियां हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की जो है क्षण में हो सकती हैं। एजेंट्स जो कोज करते हैं जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स, क्लेमाइडियासिस, प्रोड्यूस करते हैं लीजन। लीजन का मतलब होता है जो व्हाइट से कुछ ऐसे मतलब दिखते हैं, मतलब ऐसे कुछ क्या बोले उनको, मतलब व्हाइट हो जाता है स्किन पे, ठीक है। बेसिकली जेनाइटल ऑर्गन्स पे ऐसे वो दिखने लगते हैं और ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट बात करेंगे 24th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, कौन सी नहीं बताया था मैंने आपको, कौन से, जेनाइटल हर्पीज 24th का सी, ये 3 बताई थी मैंने आपको, हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनाइटल हर्पीज। इन केस ऑफ कपल वेयर मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अभी पीछे बताया था। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब होता है भाई, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। मतलब कि देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन है एम्ब्रियो का वो यूट्रस में ना होकर किसी और साइड पे होता है, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को जो है ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी। जो कि यूट्रस के बाहर जो है ये प्रेगनेंसी होती है, या फिर आप बोल सकते हो फेलोपियन ट्यूब में। तो ये कंडीशन डेवलप तब होती है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसकी इनएबिलिटी के कारण, किस चीज में इनएबिलिटी, टू मेक इट्स वे थ्रू फेलोपियन ट्यूब इनटू यूट्रस। वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जो है यूट्रस तक अपना रास्ता नहीं बना पाता, और यूट्रस के अलावा कोई भी फेलोपियन ट्यूब हो गई या किसी और साइड पे जो प्रेगनेंसी हो जाए उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है ये। नेक्स्ट है, एक चाइल्डलेस कपल है कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू टेक्निक गिफ्ट। मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, इस टेक्निक की फुल फॉर्म, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। करेक्ट ऑप्शन इसका है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व, IVF क्या इन्वॉल्व करती है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, जायगोट इन द फैलोपियन ट्यूब। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का जो मैन्युअली कंबाइन करता है एक एग को और स्पर्म को लेबोरेटरी में। प्रोसेस इन्वॉल्व करता है मॉनिटरिंग, अच्छी खासी मॉनिटरिंग की जाती है भाई, और स्टिमुलेट किया जाता है वुमेन्स के ओलेटरी प्रोसेस को, रिमूविंग ओवम या ओवा फ्रॉम द वुमेन्स ओवरी और लेटिंग स्पर्म फर्टिलाइज देम इन अ फ्लूइड मीडियम इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में प्रोसेस होता है, 2 से 6 दिन के लिए कल्चर्ड किया जाता है वो जायगोट जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ग्रोथ मीडियम में, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में विद द इंटेंशन कि वो एस्टेब्लिश कर सकती है एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन, मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है इसका, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू हेल्दी डोनर इनटू वजाइना। किस वजह से हो सकती है भाई, स्पर्म काउंट लो हो सकता है, ठीक है, वो इजैकुलेट करने में अनेबल हो, ठीक है, इन रीजन से जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट में से कौन से है, तो ये है भाई, द चांसेस ऑफ कॉन्टेक्टिंग, हाँ, जो चांस होता है 5 साल के लड़के का जो कॉन्टेक्ट करेगा एसटीडी आर वेरी लिटल। देखो एसटीडीज जो है मोर कॉमन है, मैंने आपको एक एज ग्रुप बताया था 15 से 24 साल तक एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन है। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियस, हेपेटाइटिस बी, एड्स कुछ कॉमन एसटीडीज हैं। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड, ये जो हीमोफीलिया होता है भाई, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होती है जो कि अपना ट्रांसमिशन दिखाती है एक मतलब अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से उनके मेल प्रोजेनी में, ठीक है, यानी कि जो फीमेल है वो अनअफेक्टेड है, उसको वो हीमोफीलिया डिसीज नहीं है, सिर्फ कैरियर है वो, तो वो जो उसके मेल प्रोजेनी, उनके जो मेल बच्चे होंगे उसमें वो जो है शो कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। सिकल सेल एनीमिया की मैं बात करूँ तो ये एक ऑटो इम्यून लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है जिसमें कि दोनों पार्टनर्स जो है कैरियर होते हैं जिनके, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है जो स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी इज, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मोर्यूला। भाई देखो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में अगर बात करो एम्ब्रियो मोर देन अगर वो 8 ब्लास्टोमर्स से ज्यादा होता है तो उसको हमेशा मोर्यूला बोला जाता है, उसको यूज किया जाता है फॉर ट्रांसफर इनटू यूट्रस। ठीक है, जो 8 सेल स्टेज होती है जो एक्चुअली कंसिस्ट करता है 6 से 12 सेल्स, डेवलप करता है बाय डे 3, तीसरे दिन के अंतरकाल में वो डेवलप करता है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, और इन्वॉल्व करता है कंटिन्यूएशन प्रोसेस की एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन की, ठीक है, जो कि इनिशिएट किया जाता है 4 से 8 सेल्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, जो कि रिजल्ट करता है मोरिला फॉर्मेशन, यानी कि 8 से ज्यादा जब ब्लास्टोमर प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग, इसमें से कौन सा जो है टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम है उसको इंड्यूस करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, जायगोट जिफ्ट। ठीक है, और एक है आईयूटी, यहाँ पे ये गलत है, ये तीनों नहीं होते। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो कितने टाइम तक जो है मेडिकल इसको सेफ माना जाता है, 12 वीक्स। मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी होता है भाई, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इसको देखो मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको बताती हूँ, वॉलंटरी या फिर इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, फुल टर्म से पहले अपनी मर्जी से जो अबॉर्शन कराया जाता है, जो बच्चे को गिराया जाता है खुद की मर्जी से, खुद के कंसेंट से उसको बोला जाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नियरली 50 मिलियन एमटीपी जो है एक साल में पूरे विश्व के दौरान मतलब होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगल कब किया था, 1971 में, और एमटीपी को सेफ माना जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, यानी कि 12 हफ्ते से पहले उस जब तक जो एमटीपी कराया जा सकता है। रीजन क्या क्या होते हैं एमटीपी के, भाई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, रेप के केसेस में भाई एमटीपी कराया जाता है, ठीक है, और जहाँ पे अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जाए तो मदर की जान को खतरा हो जाता है भाई। कई बार ऐसे केस आते हैं कि भाई ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकती कोई फीमेल, उस दौरान कर दिया जाता है एमटीपी। कोई जेनाइटल डिसऑर्डर है फीटस में, उस दौरान जो अमोनियोसेंटेसिस से पता कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि किया जाता है, तो ये मतलब अपना जो है 12 वीक्स तक सेफ माना जाता है, सेफ कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है जो टेक्निक है जिसको गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, जो कि क्या कर सकती है भाई, एक ओवम तो नहीं जो प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, एक मिनट, हु कैन नॉट नहीं, यहाँ पे कैन आ गई तो गलत हो गया भाई, मैंने इसको कैन पढ़ लिया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। यहाँ पे हु कैन नॉट प्रोड्यूस, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे होता ना हु कैन प्रोवाइड और ये पॉइंट ना होता हु कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट, तो ये करेक्ट हो जाता, बाकी यहाँ पे कैन नॉट है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है कंसीडर करनी है स्टेटमेंट जो गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड, देयरफॉर हमें ये क्या करनी है, कंसीडर करनी है स्टेटमेंट, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 2 स्टेटमेंट इनमें से कोई करेक्ट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट। जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर नियर अंटिल, गलत है भाई, 2 साल नहीं, यहाँ पे 6 साल होता है, सॉरी 6 साल नहीं, सॉरी 6 मंथ, मैं भी क्या कह रही हूँ,
ये गलत हो गया, एक ठीक है ये। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लाइक प्रॉपर्टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव, ये ठीक है भाई। आईयूडीज, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में भी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस, बिल्कुल गलत है भाई। 72 इमरजेंसी जो पिल होती है वो 72 घंटे के अंतराल में लेनी होती है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आएगी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है भाई, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी इज वन हु, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, जो क्या करे, इज बोर्न आउट ऑफ टेक्निक ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विट्रो, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, जो अपनी फर्टिलाइजेशन करे। तो भाई इसी के साथ हमारा जो चैप्टर ये फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। बेसिकली मैंने पीवाईक्यूज के साथ आपको पूरा चैप्टर समझा दिया, बिल्कुल सारे चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीजें हैं वो तो भाई पढ़ पढ़ के याद होंगे बार बार। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।